ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, इस कहानी को बहुत ध्यान से इसलिए देखें कि मतलब जस्ट फॉर नॉलेज, इस नॉलेज के लिए कि हल्का फुल्का में इतना ज्ञान तो होना चाहिए। आखिर जैसे मैं तुम्हें सही बताऊं, मैंने नहीं अभी तक किसी पेपर में नहीं देखा, किसी में नहीं देखा। मतलब मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ा लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहीं देखे नहीं है। हाँ, बस थोड़ा नीड इसलिए पड़ती है कि टॉपिकों में समझाने के लिए कि एनएनटीओ मदर तो बालक समझ जाए शब्दों का इस्तेमाल, और कुछ नहीं देखा, कहीं नहीं है, कभी नहीं है। तो एकदम टोटली फ्रेश कहानी है। दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा स्पीडली वे में हूँ कि मैं ऑर्गेनिक, जैसे इसकी छुट्टी हुई है, 2-4 लोगों की और छुट्टी हुई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें बच्चे को अपलोड कर दूँ। कुछ 6-7-8 हैं, मैं अपलोड करके सीधे उन्हें प्रीमियर नहीं करूँगा, डायरेक्ट पब्लिक ही कर दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, इकट्ठे 5-6 जितने भी हैं, थोड़ा सा कवर अप करें, क्योंकि शायद हम लोग ऑर्गेनिक अलग लहजे में पढ़ रहे हैं। हमारे साहब के तो वैसे बिल्कुल नहीं चल रहा है कि हम डाटा को पूरा एक बार में पहना के रखते हैं। कहानी बस ऑर्गेनिक को समझने की तरीके से कि पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, खैर सुने ध्यान से। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सबसे पहली बात जो भाषा का प्रयोग करता है वो ये द कंपाउंड। लिख लो, साथ ही साथ लिखते चले जाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें हैं जहाँ पे समझाने की इच्छा अच्छे से आएगी वहां अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो बातें बस थोड़ी सी काल्पनिक रूप से स्वीकार नहीं हुई है। आवश्यकता बस ये होगी कि इन चीजों का इस्तेमाल हम कभी शब्दों का कर रहे होंगे कि साहब ये तूने पढ़ा है ना, तो हम उससे बस हाँ निकले, ताकि तो फायदा कहीं नहीं होगा जहां तक मैं बता दूं। देखें, द कंपाउंड विच कैन रोटेट, द कंपाउंड which can rotate PPL, which can rotate plane polarized light, plane polarized light, in short PPL, are called optically active compound. PPL are called optically active compound. Optically active compound, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ये बात तो मैं थोड़ी कम पल्ले पड़ी होगी, मैं तो पूरी बताता हूँ, ध्यान से देखें। बात ये कि जैसे कि तुम सभी लोगों ने एक पार्टिकल देखा होगा, नमक का कण और एक आटे का कण। आटे का पार्टिकल और नमक का पार्टिकल, दोनों में फर्क है कुछ? दोनों सफेद होते हैं, फर्क क्या दोनों में? क्रिस्टल का फर्क है ना। तुमसे सवाल पूछता हूँ, मतलब मेरे पास एक लेजर लाइट है, मैंने उसको नमक के पार्टिकल पे फेंक के मारा, क्या होगा? मैं मतलब लाइट को नमक के पार्टिकल से स्ट्राइक करवा दूं तो क्या होगा? लाइट बिखरेगी। अगर आटे फेंकेंगे तो लाइट नहीं बिखरेगी। थोड़ा सा फर्क है ना क्रिस्टल्स का, मतलब नमक के पार्टिकल में क्रिस्टल होते हैं, जैसे मिश्री हुई, चीनी हुई, वो क्रिस्टल है। अगर तो उस पर लाइट डालोगे तो उसको वो स्कैटर करेगा, घुमाएगा, फेंकेगा कहीं ना कहीं। जबकि आटे के पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो लाइट को रोटेट करेंगे। जो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते आज पर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सबसे पहली बात ये कि इन डायग्रामों को थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। मतलब ऐसा मान लो कि अपने पास में ये कोई पार्टिकल है जो लाइट को थोड़ा रोटेट कर दे, उन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। जिससे टकरा के लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बिखर सकती है, ऐसे कंपाउंड आजकल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कोई नीड नहीं है इन चीजों की, बस दिमाग में सेट रखें हल्का फुल्का। अच्छा, अपने पास में दो टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मैंने इससे मेन लाइन पहले बताई थी कि मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पेपर भी देखे पर कहीं पे सवाल नहीं देखा, कभी नहीं देखा, पूछा भी नहीं किसी ने। बस हाँ, छोटी मोटी बातों में बहुत आवश्यकता आ जाती है कभी कभी, इसे लिख रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हमारे पास में दो टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इस कहानी का इस्तेमाल पता है कहाँ पे जाके होगा? एट द एंड एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स नाम का, उसमें तुम लोग पढ़ोगे ग्लूकोज, ग्लूकोज की कुछ आइसोमर स्ट्रक्चर वगैरह, डीएनए, उन सब में बहुत सी ये निकल के आएंगी जिसमें तुम जानोगे हाँ सब। मैं समझ गया कि पहले क्यों देखा था। खैर, दो टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपने पास में। एक इनका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरे दिन का नाम है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दो टाइप कंपाउंड है। देखो, मुझे कभी दिक्कत नहीं इस बात को याद करने में, लीवो रोटेटरी यानी कि जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करें, और डेक्स्ट्रो जो लाइट को राइट में। एल यानी कि लीवो और एल यानी कि लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेंगे, विच रोटेट, सारी डेफिनेशन यही है, द कंपाउंड विच कैन रोटेट द लाइट इन लेफ्ट आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी। which rotate the light
इन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट में लाइट को रोटेट करेंगे उनको अपन लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अपने पास में ये क्रिस्टल है, मैंने बीच में जानबूझ के लाइन बना दी और इसका राइट वाला हिस्सा ये, लेफ्ट वाला हिस्सा ये, तो तुम कुछ ऐसा मानोगे कि येलो कलर की लाइट इस पर आई और लाइट आने के बाद में ये कंपाउंड इसको लेफ्ट में भेज देगा, तो जो कंपाउंड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। और जो कंपाउंड लाइट को विच रोटेट इन राइट, जो राइट में रोटेट करेगा उसको अपन लोग एक्टो बोलते हैं। सीधी सीधी बात ये कि अपने पास में ये कंपाउंड है, यहाँ पे अगर लाइट आती है तो ये लाइन बना दी मैंने, लाइट आएगी और लाइट आने के बाद में ये इसको राइट में रोटेट करेगा, तो लेफ्ट में रोटेट करने वाले लीवो और राइट में रोटेट करने वाले एक्टो, ये दो टाइप कंपाउंड पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट, किसी और जगह पे नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक प्लेन की, प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन है, ठीक है, प्लेन पे जाती है लाइट, हम लोग ऐसी कुछ बात नहीं कर रहे, ये पोलराइज वगैरह सब बकवास की कहानी है, इनके चक्कर में पढ़ना। अच्छा, अब कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली होते हैं वो सुनो। इसी केस में तीसरी हेडिंग है असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, इसको अपन लोग नाम और देते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक, ध्यान से बात समझें। अच्छा, तुम लोगों को किसी को इस बात का अंदाजा है कि जो सी है उसको का कब पढ़ते हैं और चा कब पढ़ते हैं? जैसे CHO चोपड़ा, CHE केमिस्ट्री, जैसे सी को अलग अलग जगहों पे, जैसे CHILD चाइल्ड, ठीक है, और उसी सी को COB आगे बढ़े तो कोबरा, तो मतलब सी को का चा कब पढ़ते हैं? ऐसे इंग्लिश का सवाल है, ऐसे पूछ रहा हूँ, किसी को आइडिया है क्या चीज का? नहीं, कुछ स्पेसिफिक लेटर है कि आई के साथ, ओ के साथ, यू के साथ में उसको का पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है? मतलब देखना तो मिलेगा, फिनोटिक्स के अकॉर्डिंग है कि इन वोवेल्स का जो का पढ़ते हैं उनके साथ जो चा पढ़ते हैं। कैन लीव नदी आ जाती है आंसर। देखो, सबसे पहली काम की बात ये कि कायरल कार्बन किन्हें कहते हैं? देखो, असिमेट्रिक, पहली बात तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक यानी किसे बोलते हैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब जानते हैं? जो समान हो उसे सिमेट्रिक बोला जाता है, ठीक है। और असिमेट्रिक किसे कहते हैं? जो समान नहीं है। तो ऐसे कार्बन जिन कार्बन की कुल वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन पे अगर चारों तरफ अलग अलग वैलेंसी अटैच है तो उसको अपन लोग बोलते हैं असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन। सबसे पहली काम की बात, ठीक है, लिख रहा हूं, द कार्बन एटम which have 4 different substituents attached to it। मैं इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकता था, तो बहुत सिंपल से वर्ड उठा लेता, पर नहीं, तो भारी भाषा का प्रयोग ऐसा एहसास करवाता है कि नहीं सब आत्म दम है। सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कुछ नहीं, लोग, कुछ भी, मैं इसमें कुछ एटम लिख सकता था पर नहीं लिखा मैंने। कार्बन एटम which have 4 different substituents attached to it, जिसके पास में अलग अलग वैलेंसी पे मतलब अलग अलग कंपाउंड अटैच होते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। इज कॉल्ड ए असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक या फिर ब्रैकेट या फिर और लगा के लिखा मैंने कायरल कार्बन, इसको अपन लोग कायरल कार्बन के बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से काम की बात समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा जाए तो ये तुम्हारे पास में सी है, सी फॉर कार्बन, इसमें तुम सभी लोगों को एक शायद अंदाजा लगेगा, इसमें अटैच करने वाले यहाँ पे एक्स यानी कौन? हेलोजन, ठीक है। एक काम की बात ये भी समझे कि कार्बन के टाइम पर 3D बॉन्डिंग को दिखाने का तरीका, 3D बॉन्डिंग का मतलब जैसे कार्बन बीच में है तो एक एटम आगे की ओर है, एक पीछे की ओर है, एक साइड में है, एक ऊपर है, तो ये जो आगे और पीछे का रिप्रेजेंटेशन है ना, वो कुछ इस तरह से किया जाता है। जैसे आगे के लिए मैंने डार्क स्ट्रक्चर बनानी होती है आगे के लिए, ठीक है, पीछे के लिए मुझे वेज स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, साइड के लिए मैंने सीधी लाइन ही खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे यहाँ पे अटैच है मान लो Mg, यहाँ पे अटैच है इस पे CH3 और यहाँ इस पे अटैच है हाइड्रोजन, इस पे चारों जगहों पे अलग अलग कंपाउंड अटैच है। अगर किसी कार्बन पे चारों कंपाउंड अलग अलग हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। अगर चारों वैलेंसी अलग है तो ही वो ये कहलाएगा, वरना वो ये नहीं कहलाएगा। सीधी सीधी बात ये, इसमें कोई बकवास नहीं करनी है,
डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर किसी कार्बन की चार वैलेंसी डिफरेंट है तो उसको हम लोग कायदे या फिर एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, नहीं बोलते। ठीक, अब इसमें वापस से बात समझे ध्यान से तरीके से। इसी कायदे की एक डेफिनेशन और है। एक तो हमने लिखी मोटी मोटी बात की सब, इसके चारों कंपाउंड अलग होते हैं, उसको अपन लोग कायदे बोलते हैं, ये तो ठीक ही है। एक अदर डेफिनेशन भी है, तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखता हूँ, अदर डेफिनेशन ऑफ कार्बन, कायदे, अदर डिफाइन ऑफ कायदल कार्बन, अदर डिफाइन ऑफ कायदल कार्बन। ठीक, तो कायदल की दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसकी दूसरी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, द कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, the carbon which is non superimposable, which is non superimposable, non superimposable, डिफाइन नहीं लिखता वो, मैं तुम्हें समझा ही दूंगा। मुझे तुम्हें एक वर्ड समझाना है, एक वर्ड है सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल, इनका मतलब समझे। आवश्यकता नहीं है इस चीज की डिफाइन, मैंने अदर वाला वर्ड हटा दिया इसमें से, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज हटा सकता हूँ, मैं इन चीजों को काट सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुपर इम्पोजिबल और दूसरा इसमें वर्ड आता है इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। इन दोनों बातों में फर्क समझे ध्यान से, सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, अगर एक चीज दूसरे को कवर कर ले, कि तुमने पहले पढ़ा है क्या कभी? कब? ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है? कब पढ़ा है? डी&ए ब्लॉक में था क्या? क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था जब तब तुम लोगों ने वो पढ़े थे आइसोमर्स, जो तुमने 4-5 आइसोमर लिखे थे, बहुत सारे मद सिस ट्रांस यानी क्या क्या बहुत से आइसोमर पढ़े थे, उस वक्त की आई थी कहानी। बताता हूँ पूरा पूरा खेल क्या है। सुपर इम्पोजिबल का मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जिनकी मिरर इमेज सिमेट्रिक हो जाए, जिनकी मिरर इमेज कॉपी हो सकती है, रखने से कॉपी क्या कवर कर सकते हैं, सेम टू सेम होती है, मिरर इमेज सेम आ जाए, ठीक है, तो उसको तो सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। और जिसकी मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखने पर, जिसकी मिरर इमेज कवर ना कर पाए, डू नॉट कवर द एक्चुअल इमेज, डू नॉट कवर द एक्चुअल इमेज, उसको अपन लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, डू नॉट कवर एक्चुअल इमेज। इसका मतलब ये कि जैसे अपने पास में ये भी कंपाउंड है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने हर जगह पे H, यहाँ पे लगा दिया H। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ भाई इसकी मुझे मिरर इमेज बना के दिखा दो, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी बता? इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? यहाँ पे C आने ही आना है, इस जगह पर H, यहाँ पर भी H, इसके ऊपर भी है तो इसके नीचे भी H। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई ये बात बता कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज को इसके ऊपर उठा के ऐसे रखता हूँ तो इसको कवर कर लेगी ना अच्छे से? तो अगर जो कवर कर लेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल है ये, इट इज सुपर इम्पोजिबल, यानी कि इम्पोज कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रखने से उसको कवर कर लेगी, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिबल। सबसे पहली काम की बात तो ये। और इसी में दूसरी काम की बात जो निकल के आती है वो ये कि अपने पास में कोई भी कार्बन कायरल है, यहाँ पे X है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Mg है और यहाँ पर CH3 है, और अगर मैं तुमसे अब बोल देता हूँ कि भैया एक बार इसकी मिरर इमेज निकाल दे, तो इसकी मिरर इमेज निकालने पर अपन लोगों को बात साफ समझ में आएगी कि C के इधर कितना आएगा CH3, ऊपर आ जाएगा X, नीचे आ जाएगा Mg, यहाँ पे आ जाएगा H। क्या अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे इम्पोज होगा? नहीं होगा ना। जो सेम कॉपी ना करे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसमें पहले वाला वर्ड ही काफी इस बात को बताने के, नॉन यानी कि सेम ना होना, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो सीधी सीधी बात तो मुझे इतना बता दो कि कायरल कार्बन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है? जिनकी चार वैलेंसी अलग है वो सुपर इम्पोजिबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। और जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रखना, ये हमेशा लाइट को रोटेट कर सकता है। पहली बात सुपर इम्पोज वर्ड का और नॉन सुपर इम्पोज वर्ड का मतलब समझो। जिसकी कॉपी करने पर सेम आ जाए वो सुपर इम्पोजिबल है, किसी कॉपी ना हो सके वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और कायरल कार्बन हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, कायरल कार्बन ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, और इसी वजह से कायरल आर ऑप्टिकली एक्टिव।
ये ऑप्टिकली एक्टिव भी पाए जाते हैं। मैंने कोई डिफाइन नहीं लिखी, जो मैं लिख रहा था दूसरी नींद नहीं पड़ी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब मतलब बात क्या कह रहा हूँ वो सुन। तो तुमसे ऐसा पूछ बैठे कि काजल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते। इस बात को हल्का सा ध्यान रखना है बस। अब जब बात ये चली रही है तो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। मुझे अगले पन्ने पे जाना पड़ेगा। अभी तक 3 पॉइंट लगा के आया हूँ। एक डिफाइन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, दूसरा टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तीसरा सिमेट्रिक कार्बन, और चौथा पॉइंट है कि सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, अब इस कहानी को ध्यान से दोबारा देखें। अच्छा भैया, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? ये है ना ऑप्टिकली एक्टिव, चारों अलग है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इनमें एक कैसा होगा? डेक्स्ट्रो, कौन सा होगा? अब कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लीवो है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इस बात को बताना ऐसे नहीं बता सकते। डेक्स्ट्रो लीवो बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसको ऐसे कंपाउंडों को देख के नहीं बता सकते। पता ठीक है, एक अगर डेक्स्ट्रो है तो उसका उल्टा लीवो ही होगा, कंफर्म है। तो पहली बात तो ये कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तुम लोगों ने फिलहाल यहाँ देख के बनाए, दो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक कैसे बना? दूसरे की मिरर इमेज को बनाने से। दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इन दोनों कंपाउंडों को इकट्ठा एक शब्द बोला जाता है, उस शब्द का नाम है एनेंटियोमर्स। लिखो लेकिन समझाऊंगा। एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स यानी कि कंपाउंड्स which are non superimposable of their mirror image। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऐसे कंपाउंड जो इम्पोज भी नहीं हो सकते और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एनेंटियोमर्स। इकट्ठे दो के जोड़े को एनेंटियोमर्स कहा जाता है। ये आइसोमर से मिलके बनने वाला शब्द है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल बस तुम लोग गोल लगा के लिख दो, मैं अगली जगह पे आके लिखूंगा। ये जगह कम पड़ रही है, ज्यादा नहीं है, बस कुछ 5-10 मिनट का खेल है, खत्म हो जाएगा अभी। ENTIOMERS, एनेंटियोमर्स। बताता हूँ, जो कंपाउंड सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उन दोनों कंपाउंडों को इकट्ठा जोड़े को बोला जाता है एनेंटियोमर्स। दोनों कंपाउंडों को, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, अब डालें, लगातार 2-3 टॉपिकों के नाम डालें। सबसे पहला जानना है कि एनेंटियोमर्स किसे कहते हैं, एनेंटियोमर्स। फिर दूसरा सभी को जानना है डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। फिर सभी को अगला जो पॉइंट जानना, दैट इज रिटेंशन, रिटेंशन। उसके बाद में सभी को जानना है इन्वर्जन, रिटेंशन, और फिर जानना है इन्वर्जन। और इसी के बाद में सभी लोग अगला पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, प्रोसेस का नाम है रेसमाइजेशन, प्रोसेस इज रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन। ठीक है, देखते हैं समझना तरीके से। सबसे पहली काम की चीज, एनेंटियोमर्स किन्हें बोला जाता है? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, जिनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ऐसे दोनों कंपाउंडों को जोड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर। जो ऑप्टिकली एक्टिव थे पकाने वाले में, सबको नहीं बोलेंगे, मतलब जो सेम हो जाते हैं उनको एनेंटियोमर नहीं कहते हैं। जैसे सीधी सीधी बात ये कि अपने पास में ये कंपाउंड एक जगह पे लगा हुआ है Mg, यहाँ पे लगा हुआ है X, इस जगह पे अपन लोगों ने CH3 इस जगह पे लगा दिया। अच्छा, X लगाया नहीं था मैंने। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो सीधी सीधी कहानी की C के पास में ये H आ जाएगा, यहाँ पे X, ये वाला Mg और यहाँ पे आ जाएगा CH3। हाँ भाई, कौन से कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है उसको कायरल कहते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव के तुम लोगों ने ये जो दो मिरर इमेज बनाएंगे, इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स। मतलब बात समझो,
कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। उसका रीजन ये कायरल है, ये कायरल है। उसी काम की बात कि इनकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोज करेंगी। तो नॉन सुपर इम्पोज करने वाली जो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोज करने वाली जो मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोज करने वाली मिरर इमेज, उनके बनने वाले जितने भी जोड़े हैं, 2 ही जोड़े होते हैं हमेशा, उन दोनों जोड़ों को इकट्ठा बोलते हैं एनेंटियोमर्स। 2 जोड़ों को एनेंटियोमर्स शब्द का इस्तेमाल करना है बस, ठीक है। तो द कंपाउंड नहीं आएगा, कंपाउंड्स आएगा, कंपाउंड्स which are non superimposable, to their mirror images, छोड़ो, which are non superimposable are called enantiomers। जिनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते उनको एंटियोमर्स कहते हैं, सीधी सीधी बात ये। अच्छा, इसी में अगली काम की कहानी सुने। अब बात है कि डाइस्टोनिमर्स किन्हें बोला जाता है। डाइस्टोनिमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते नहीं है, 2 अलग अलग कंपाउंड जो एक दूसरे की इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, ये समझते हैं। पहले लिख देता हूँ, द कंपाउंड विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, द कंपाउंड विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे कि ध्यान से देखना, अब तुमने ऊपर एक एग्जांपल देखा, दोबारा देखें। अपने पास में यहाँ पे ऊपर लगा है X, यहाँ पर लगा है Mg, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ लगा है H। आपस से एक कंपाउंड, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Mg और यहाँ पे H। क्या ये कंपाउंड सेम है? सेम है कि नहीं है, ये बताओ पहले भाई। ये MgCH3 H और X, MgCH3 H और X सेम है ना, पर क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं है। अच्छा, क्या ये कंपाउंड सेम है? हाँ। क्या ये इसकी मिरर इमेज है? हाँ है। अगर मिरर इमेज है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर। ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड की मिरर इमेज है, यहाँ पे H, यहाँ पे X, ठीक है, X, यहाँ पे Mg, यहाँ पे Mg, ये CH3, CH3, ये दोनों कंपाउंड भी सेम है और ये इसकी मिरर इमेज भी है। इस वाले कंपाउंड में भी सेम लोग अटैच हैं, जो आदमी यहाँ पे अटैच है वही आदमी इन जगहों पे भी अटैच है, पर ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। तो जो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उन्हें तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर। और जो कंपाउंड सारी चीजों को तो सेम रखे हुए हैं पर एक दूसरे की इमेज नहीं है, मतलब ये इसकी इमेज नहीं है, अगर इनके सामने शीशा रखा जाए तो ये दूसरे की इमेज नहीं है, ये इमेज ही नहीं बन रही है। इम्पोज तो बात की बात है। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की इमेज होते हैं उनको तो बोलते हैं एंटियोमर्स, और ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की इमेज नहीं होते हैं, ये वाला कंपाउंड इस वाले की इमेज ही नहीं है, कोई कहीं लगा है कोई कहीं लगा है, कंपाउंड वही लगे हैं पर सेम सेम जगहों पे नहीं लगे हुए, तो इसीलिए इसको डाइस्टोनर बोलेंगे। ध्यान रखें, मतलब कि ये तो बिल्कुल ही गई गुजरी बात हो गई। कोई भी कहीं भी कुछ भी लगा देता है वो डाइस्टोनिमर, और जो इमेज बन जाए दूसरे की आपको एनेंटियोमर। एनेंटियोमर में एक कंपाउंड दूसरे वाले की इमेज होगा पर ये वाला दूसरे वाले की इमेज नहीं होगा, बस। अब सभी लोग टेंशन और इन्वर्जन देखिए, मैं इसको मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा साइड वाला हिस्सा। मतलब इससे पहले जो तुम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो वो काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू उसके। ये इस पूरी ऑर्गेनिक का आखिरी हिस्सा है, इसमें तुम ऐसी थ्योरी पढ़ोगे, बाद में तुम कहीं थ्योरी नहीं पढ़ोगे, ऐसी नहीं पढ़ोगे, तुम सीधे संपर्क सवाल कंपाउंड उन सब चीजों को सीख रहे हो, जब तक सीख रहे थे ऐसा मान लो रिलैक्स डे है और कुछ नहीं है। क्या, ध्यान से देखें, देखो
इसमें mg जोड़ नहीं सकता, तब से गलत ही जोड़ रहा हूँ, mg की वैलेंसी 2 होती है अपने आप में। हाँ भाई, मैं इसमें कंपाउंड ऐड करने वाला हूँ y नाम का, मुझे इसमें y नाम कंपाउंड अटैच करना है x की जगह पर। तो y नाम का कंपाउंड इस x में दो तरीके से आ सकता है, वो दोनों तरीके ध्यान से देखना। डायग्राम डायग्राम देखें दोनों, देखना हमारे पास में ये C, यहाँ पर H और नीचे क्या लगा हुआ है C2H5, वापस से यहाँ पे C, यहाँ पर H और यहाँ पे लगा है C2H5। देखो अगर अपना ये y नाम का कंपाउंड इसी जगह पर आ जाए और CH3 अपनी जगह पर रह जाए, तो इसकी पोजीशन जैसे थी वैसे की वैसे ही x अपनी जगह पे हटके y को अपनी जगह पे ले लेता, कुल मिला के ऐसा कुछ। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि शायद काम ऐसे बनता कि y यहाँ के लगता और CH3 वहां चला जाता। एक ऐसा केस कि x की जगह पर ही y आ गया तो ये बनेगा, और अगर पलट के आया y पीछे और CH3 यहाँ पे तो ये बनेगा। अगर कोई भी कंपाउंड अपनी ही पोजीशन को वापस से प्राप्त कर ले, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। और अगर उल्टा बने कि y यहाँ लगा CH3 वहां हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। रिटेंशन यानी कि अपनी जगह पे आके लगना, और इन्वर्जन यानी कि उल्टा लगना। तो लोगों ने कल एक चीज पढ़ी थी कि SN1 कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, और SN2 कितने स्टेप में होती है, 1 स्टेप में। SN2 जो 1 स्टेप में होती है उसमें कंपाउंड कहाँ के लगता है, पीछे से। जो कंपाउंड पीछे से आके उल्टा अटैच होगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। जबकि SN1 वाले केस में कंपाउंड अपनी जगह पर ही लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो अगर उल्टा आगे लगेगा तो इन्वर्जन, और अपनी जगह पे आगे लग जाएगा दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। तो बस इसकी कोई डेफिनेशन है सेट नहीं करनी है, बस ये बनाए और दोनों बातों को सेट करने के बाद रिटेंशन अपनी ही जगह पे लगना और इन्वर्जन यानी कि उल्टा लगाना। तब रिटेंशन और इन्वर्जन में फर्क बहुत मामूली सा फर्क है। कंपाउंड के टाइप को बोलते हैं, अपनी जगह पे लगेगा तो रिटेंशन, और अगर अपनी जगह से उल्टा लगेगा दैट इज इन्वर्जन। अच्छा भाई, रेसमिक मिक्सचर भी सुने ध्यान से। रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों कंपाउंड मिले। ऐसी रिएक्शन इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों कंपाउंड 50-50% हाफ हाफ मात्रा मिल जाए, उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच वी गेट equal amount of retentive and inverted compound, ये 50-50% inverted compound, that mixture is called racemic mixture। that mixture is called racemic mixture। सबसे पहली काम की चीज, और उस खेल में भी एक सिंपल सी काम की बात ये कि उस प्रोसेस का नाम होता है रेसमाइजेशन। ठीक, प्रोसेस का नाम रेसमाइजेशन।
प्रोसेस इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। ठीक, दैट्स इट। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों कंपाउंड मिलते हैं उसको अपन लोग रेशमाइजेशन, रेशमा मिक्सचर बोल देते हैं। अब एक छोटी छोटी बातों के तो अच्छे से सवाल देते हैं, जवाब देते, सवाल मैं ही दूंगा तुम्हें। सबसे पहली बात, SN1 कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। और SN2 कितने स्टेप में होती है? 1 स्टेप में। तो SN2 में बनने वाले कंपाउंड हमेशा कैसे होते हैं? पीछे जाके जुड़ते हैं। वो हमेशा कैसे होंगे? इन्वर्टेड। उनमें ऑलवेज एंड फॉरएवर इन्वर्जन ही पाया जाता है, ऑलवेज एंड फॉरएवर इन्वर्जन पाया जाता है, यानी कंपाउंड पीछे से आगे अटैच होगा। और SN1 में कैसा होता है? दोनों, मतलब उसमें रिटेंशन ज्यादा होता है, मतलब 90% मान सकते हो रिटेंशन, बाकी 5-10% पे हल्का फुल्का इन्वर्जन भी हो ही जाता है। तो इसमें हमें मिलते हैं रेशमिक कंपाउंड, इसमें मिलता है रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक यानी कि ज्यादा मात्रा में, तो सीधी सीधी बात ये कि रिटेंशन ही मिलेगा। रिटेंशन ज्यादा होता है क्योंकि अपनी जगह आके लगते हैं, ये ज्यादा होता है। और इन्वर्जन भी होता है लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में होगा। तो इस बात को ध्यान से याद रखेंगे कि SN2 ऑलवेज इन्वर्जन, SN1 मिक्स है, मोस्टली रिटेंशन और हल्का फुल्का 1-2% में इन्वर्जन। ठीक है, ये सब बातें याद सी रखनी है। मैं तुम्हें साफ साफ ये कह रहा हूँ कि छोड़ो, मत करना कुछ भी याद, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस वो सुनी होनी चाहिए। मतलब हम कभी चैप्टर के रास्ते से गुजर रहे हैं तो उन चीजों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पढ़ देना चाहिए। और इसीलिए पढ़ दिया, वरना नीड बिल्कुल नहीं है। 0 नील बटे सन्नाटा, कहीं आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें काम देता हूँ। हमने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टी में जितनी रिएक्शन पढ़ी है, SN1 SN2 एलिमिनेशन, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने रखता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी मैंने तुम्हें काम सिखाया अभी तक, वो सारी की सारी रिएक्शन मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तो बस उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो पहचानना ही पड़ेगा तुम्हें। जैसे मैंने लिख दिया CH3 का C पे Cl, ये कौन सा कंपाउंड है? CH3 का बोलता है सिलिक का। ठीक है, इसका क्या मतलब, कौन सा कंपाउंड है ये? कि C के ऊपर कितने CH3 है? 3। इसको शॉर्ट में लिखा, लेकिन बोल के ऐसे लिखते हैं, C के ऊपर CH3 यहाँ पे लगा है Cl, और उसके बाद में अगली क्या हो गया, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर क्लोटिक सॉल्वेंट। हाँ भाई, पहली बात तुम बताओ पहचान के कि ये SN1 है कि SN2? बताओ, ये कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में, क्योंकि इसकी डिग्री कौन सी है? 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री है, तो ये कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। पहले Cl हटेगा, कार्बन पे क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। और इसकी सबसे बढ़िया पहचान कौन सी है? पोलर क्लोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल है। वापस से कंप्लीट करते जाओ, लगातार खुद से कंप्लीट करें। CH3 CH2 के ऊपर लगा दिया Cl, और यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्ग बेस KOH एक्वस, और यहाँ पे लगा दिया मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब कौन सी रिएक्शन है? ये 1 डिग्री। अब कौन सी रिएक्शन है? SN2 कितने स्टेप में होगी? 1 स्टेप में। OH कहां से अटैक करेगा? पीछे से। तो लिखते हुए अपने आप संपूर्ण रूप से स्वयं पूरा करें, स्वयं। ठीक है, दोबारा से लिख रहा हूं। CH3 C के ऊपर CH3 CHCl। हाँ भाई, रिएक्शन करवाई है मैंने इसकी MgOH के होल ट्वाइस से। अब बताओ, ये SN2 है कि SN1 है? कंपाउंड तो तुम भी बना दोगे, पर बता दो रिएक्शन SN1 है कि SN2 है? ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री दोनों में समान है। SN2 भी हो सकती है, SN1 भी। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अगर मैंने लिखा PP मतलब पोलर क्लोटिक, तो कौन सी है फिर ये? SN1, 2 स्टेप में होने वाली। और अगर मैंने यहाँ पे इसी कंपाउंड को CH3 CH3 यहाँ पे लगा दिया Cl, और यहाँ लगा दिया MgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे लिख दिया PAP पोलर एप्रोटिक, तो कौन सी है फिर ये?
SN2, मतलब सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है, सब में कंपाउंड सेम बनना है, बस तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कौन सी SN1 है कौन सी SN2 है। सभी के आंसर लिखो पहले तरीके से, सारे आंसर लिखें कि क्या क्या बनेगा, सभी रिएक्शंस में लगाओ पहले, फिर बताता हूँ कुछ काम की बात है इसके अंदर। बन गया, पहला कंपाउंड बन गया। क्या जुड़ेगा उसमें, CH3, C के ऊपर भी CH3, यहाँ पर भी क्या आएगा CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा, सेम टू सेम इसमें भी CH3, C के ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पे क्या आएगा OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा HCl। वापस करेंगे तो CH3 CH के नीचे CH3, इधर क्या आ जाएगा OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा MgCl का उल्टा MgCl2। अच्छा इस वाले में CH3 CH इधर आ जाएगा OH, और यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा MgCl2। सब कंपाउंड तो दोनों में सेम ही बन रही है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा ये ज्यादा लगा दिए मैंने, दोनों डिफरेंस, ये वाला CH3 CH2 यहाँ पे आएगा OH, और प्लस में क्या निकलेगा KCl। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ। पहली वाली कौन सी रिएक्शन है, ये 3 डिग्री कंपाउंड है, तो 3 डिग्री कंपाउंड है तो ये 2 स्टेप में होगी। कौन सी रिएक्शन है, SN2 या 1, ध्यान से सोच के, SN1, ये 2 स्टेप में होती है, तो ये वाली SN1 रिएक्शन है। ठीक है, ये वाली 1 डिग्री है, तो ये कौन सी है SN2 रिएक्शन। अच्छा सब, ये वाली दोनों ही 2 डिग्री है, तो इसका पता किससे लगेगा, इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट से। पोलर प्रोटिक कौन से केस में इस्तेमाल होता है SN1 में, तो ये वाली जो रिएक्शन ऊपर लिखी है SN1 है, और पोलर एप्रोटिक का इस्तेमाल कौन से में होता है SN2 में, तो ये वाली SN2 है। सब इससे मेरा फायदा क्या, मैं क्यों लिख रहा हूँ, इससे ही मैं कोई बात समझा दूंगा। जो भी रिएक्शन SN2 है उसमें SN1 है, उसमें रिएक्शन में मिक्सर कैसा होगा रेसमिक, और जो SN2 उसमें कैसा होगा इन्वर्जन। ये वाला भी होगा रेसमिक, और SN2 वाले में कैसा हो जाएगा इन्वर्जन। ध्यान से देखें कि मुझे ये बात देख के समझ में आनी चाहिए कि हाँ जब कंपाउंड तो सेम बनेगा ना, कंपाउंड सेम है, पर मैं डीप नॉलेज ये होनी चाहिए कि कौन सा SN2 है, कौन सा SN1 है, कौन सा किसमें इन्वर्जन है, किसमें इसमें मिक्सचर है। वो कभी कभी तो डिग्री से समझ में आ ही जाएगा अपने आप ही, लेकिन जब बात 2 डिग्री की चलेगी तो इस कहानी को पता लगाने के लिए अपने पास मेन आदमी कौन से होंगे, सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि पोलर एप्रोटिक है, अगर पोलर प्रोटिक है तो कंफर्म SN1 है, और अगर पोलर एप्रोटिक है मतलब प्रोटिक है तो SN1, और पोलर एप्रोटिक है तो SN2। भाई पुरानी बातें रिपीट कर रहा हूं मैं, बस कुछ खास नहीं। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखना। सभी लोग ये वाला काम कंप्लीट करें। CH3 CH2 CH2 Cl, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है CH3 OH 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये कौन सी रिएक्शन है देख के बताओ पहले, नाम क्या है रिएक्शन का, एलिमिनेशन। उसका दूसरा नाम क्या है डी हाइड्रो एलोजिनेशन। तो क्या क्या हटेगा, एक तो एलोजन हटेगा और उसके बगल वाला हाइड्रोजन, इसीलिए इसका एक और नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बनाओ क्या बनेगा, बनाओ। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब अभी तक अपन लोगों ने स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मैंने वो लिखी है फिलहाल। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर मैं लिखूंगा रिएक्शन विद मेटल्स, तो वो सारी कंप्लीट करवाऊंगा कुछ नहीं। बना कंपाउंड, इसमें यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH पे डबल बॉन्ड वापस से CH2। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया जगह पे लेके जाता हूँ,
अभी अपने पास में अगला पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल। चलो पहले इन्हें करो, उसके बाद लेके जाता हूँ रिएक्शन मेटल्स करें सभी लोग। ये लिखा है CH3 CH2, Cl की रिएक्शन प्लस में 2Na से बनाओ, क्या बनेगा सर? वो तो लिखा ही नहीं सामने, दूसरा भी तो नहीं लिखा जाता, अपने आप ही तुम्हें याद होनी चाहिए कि अगर 2Na है तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? गुड्स, उसमें डबल हो जाएगा। करो अपने आप लिख लो, वो डबल वाला मैंने लिखा नहीं है Cl, वापस से अपने आप लिखें, लिखा नहीं जाता। पेपरों में यदि पूछेंगे सर वो तो दिया ही नहीं है, वो नहीं दिया जाता, स्वयं लिखना होता है। सी बॉन्ड में प्लस लग गई है जल्दी हाथ में, CH3 CH2 Cl। रिएक्शन का नाम गुड्स। ऊपर मैंने पहले SN1 SN2 पहचाना 3 1 में, फिर 2 में पहचाना सॉल्वेंट की सहायता से। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि बता सकते हैं कौन सा रेसमिक है कौन सा इन्वर्जन। बस अगर SN2 है तो ऑलवेज इन्वर्जन, SN1 है तो ऑलवेज रेसमिक। बस पहचान रही है, उस ऑर्डर में वापस से लिख रहे हैं, इस ऑर्डर में इसका मैप लिखा था। आ गया इसका आंसर? ठीक है भाई, पहली बात तो मैं इस आंसर को निकालने के लिए क्या सेट करना पड़ेगा यहाँ पे? Cl CH2 CH3, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? सबसे पहले काम की बात की NaCl तो बाहर ही निकाल देंगे, तो आपके पास इसके अंदर क्या बचेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस में क्या निकल जाता है? 2NaCl। इसी को अपन लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसी के ठीक सिमिलर होती है जो अपन लोग किससे करवाएंगे? जिंक से। और रिएक्शन कंपाउंड सबको सेम देगी, कंपाउंड उसका नाम, रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन वो वाली है जिसमें तुम्हारा मेन काम है क्या देना? H जोड़ना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ इसकी रिएक्शन बस यहाँ पे लिखी है CH3 CH2 Cl और प्लस में Mg, ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी? ओनली सारी की सारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है। कंप्लीट करें, खुद से अल्डास करें प्रॉपर्ली पूरा। पहले MgCl कहाँ जाएगा अंदर, और फिर क्या करना है उसको? हाइड्रोलाइज, यानी कि H2O या फिर H3O की बात होती है। ठीक है भाई, पहला काम इसको अंदर सेट करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 MgCl, और क्या करेंगे फिर इसको हाइड्रोलाइज, उससे क्या बन जाएगा? बस ये CH3 CH3 और प्लस में क्या निकल जाता है? MgOH Cl। ये वो तरीका है जिसमें हम लोग उसमें क्या अटैच कर देते हैं, बस H। H जोड़ने का तरीका, ये तरीका कौन सा है? कार्बन की चेन को जोड़ने का तरीका। H जोड़ना, कार्बन की चेन जोड़ना, उससे पहले इन सब चीजों को हटाने वाला सिस्टम। ठीक है, उसमें और भी लिखी हुई है वैसे तो, लेकिन बकवास का नहीं है वो। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? 2Li से। किसी को Li वाली रिएक्शन याद है तो बता दो क्या? यहाँ पे Li लग जाएगा और Li से बात, इसमें वैसा काम नहीं होता, यानी कि CH3 CH2 के पास में लग जाएगा Li और प्लस में बाहर निकल के आ जाएगा LiCl। दैट्स इट। अब ठीक है, ये वाली बात देखें, इसका जवाब देने वाले को मांगा ना। CH3 CH2 Cl रिएक्शन KOH एक्वस, CH3 CH2 Cl रिएक्शन KOH एल्कोहलिक। बस इसमें एक ही फर्क है, फर्क देख ले दोनों। ध्यान से पहले पूरा लिख लें, गोल्डन मूवमेंट है तुम्हारी इस पूरे खेल का। मुझे ठंडी हवा लग रही है, मैं बीमार हो रहा हूँ, पसीना आ रहा है, नहीं हो रहा।
हाँ भाई, दोनों में फर्क दिख गया। आप आंसर बना दो। नहीं चल रही पूर्ति तो बता देंगे। ऐसे तुम बना नहीं सकते, मैं आया तुम्हारे लिए पहली बार है। मैंने तुम्हें सिखाया अब तक कि उसके खेल में आज एक अलग पेज चढ़ जाएगा आज। ठीक है, देख लेना, सुन लेना। अगर यहाँ पे बेस एल्कोहलिक है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, यानी कि ये रिएक्शन सेम टू सेम वैसे होगी जैसे अपन लोगों ने CH3OH को 60 डिग्री सेल्सियस पे लिखा हुआ था। ये वैसे होने वाली रिएक्शन है। अगर एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, और अगर यहाँ पे एक्वस है तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यानी कि SN2 वाली रिएक्शन है, ये वैसे प्रोसीड करेगी। अगर एक्वस है, KOH अगर एक्वस है, मतलब बहुत छोटा बारीक पॉइंट है, तो ये वैसे होगी जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अब तुम ध्यान से बताओगे इसमें से कौन सा कंपाउंड निकल के कहाँ जाएगा? OH जाएगा किसी अटैच होने, और K के साथ कौन अटैच हो जाएगा? Cl। तो तुम्हारे पास में बनेगा OH पे CH2 CH3 और प्लस में क्या निकल के आ जाएगा? KCl। तो ये तुम्हारे पास में हुई है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इसका मेन काम है इन्वर्टेड कंपाउंड को देना। इसमें हुआ तुम्हारे पास इन्वर्जन। ठीक है जी। और अगली कौन सी है? एलिमिनेशन। इसमें बताओ क्या क्या एलिमिनेट होगा, इसमें क्या क्या चीज एलिमिनेट होगी? एक तो Cl हटेगा और एक H हटेगा, तो तुम्हारे पास इसमें क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल जाएगा इसमें से? HCl, क्योंकि एक Cl गया और एक H गई। दोनों में फर्क देख ले, ध्यान से लिख ले। हाँ जी, देख दोनों डिफरेंस देखें। अगर एल्कोहलिक है तो उसमें क्या होगा? एलिमिनेशन। और अगर एक्वस है तो क्या होगा? SN1 SN2। बहुत काम की चीज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज में से एक। इसे भूल मत जाना, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बताया, दोनों में QoH था, एक जगह एक्वस था, एक जगह एल्कोहलिक था, दोनों में कंपाउंड सेम थे। नहीं सेम नहीं थे सर, कंपाउंड ही तो अलग थे। जहाँ पे एल्कोहलिक लगा हुआ था वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वहाँ एलिमिनेशन हो जाती है। और जहाँ पे एक्वस लगा होगा, वाटर वाला सिस्टम होगा, पानी वाला सिस्टम होगा, वहाँ पे SN2 हो जाएगी। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इस जगह कोई भी तुम्हें फंसा सकता है, फंसना ही मतलब। ये बहुत आवश्यक सिस्टम है। अब जरा चैप्टर के मैप में स्टार्टिंग में देखें कि क्या क्या हो चुका है और अगला टॉपिक क्या है। इस बात को अपने मन मंदिर में अच्छे से सजा देना, ध्यान से। अब ये अगला टॉपिक बताओगे? हेलो अदीस, उससे भी 3 बातें लिखी होगी पढ़ने के लिए। पहला लिखा है प्रिपरेशन, दूसरी क्या लिखी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरी क्या लिखी हुई है? केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम इसी वे में पढ़ना है पूरा वापस से। लेकिन उसके लिए तुम लोगों के लिए बहुत सिंपल सी एडवाइस ये है कि सभी लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स को, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सुना दिया एक बार में, मैंने उसमें सुनाया नहीं है, मुझे वो भी पता है कि मैंने क्या लिखा है किस जगह पर। तो तस्वीरें चलती रहती हैं दिमाग के अंदर कि मैं कौन से पन्ने पर हूँ, मुझे वो पन्ने की शक्ल दिखती है। तो वैसे करके सभी लोग घर जाके हेलो एल्कीन्स रट दें। कल हेलो एल्कीन्स स्टार्ट होगा, ठीक है, चैप्टर का दूसरा हिस्सा।